टॉपिक आप देख रहे हैं ये समाज कार्य शोध का है। ठीक है। एमपीपीएससी में यूनिट नंबर सेकंड मिलेगा आपको और यूजीसी में आपको यूनिट नंबर फिफ्थ में मिलेगा। ठीक है। रिसर्च, तो रिसर्च के स्टेप में आप लोगों ने देखा भी था। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं परिकल्पना के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा आप सभी लोग, है ना। तो परिकल्पना का कई अर्थ होता है। जैसे अगर हम बात करें तो परिकलन भी कहा जाता है, परिकल्पना भी बोला जाता है इसे। इसे तर्क के लिए किसी बात को कल्पना करना, ये भी हो जाएगा परिकल्पना। अनुमान लगाना, ये भी हो जाएगा परिकल्पना, है ना। तो परिकल्पना आप देख भी रहे थे इंटरव्यू में, कहाँ पर उसकी एक प्रकार की विशेषता निकल के आ रही थी कि परिकल्पना का निर्माण करना या उपकल्पना का निर्माण। इसके कई नाम है, उपकल्पना भी इसी को बोला जाता है। एग्ज़ाम में आप लोगों से या तो उपकल्पना लिखा हुआ मिलेगा या तो परिकल्पना लिखा हुआ मिलेगा, दोनों में से एक ही शब्द मिलेंगे लिखा हुआ। ठीक है। और इंग्लिश देखेंगे तो हाइपोथेसिस मिलेगी लिखा हुआ। ठीक है। और जो है यहाँ पर हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये एक परिभाषा दिया गया है। कहा गया है कि शोध की प्रक्रिया में किसी समस्या के संभावित समाधान के रूप में दो या दो से अधिक चर के संबंधों को बतलाते हुए शोधकर्ता जो कथन करता है उसे ही हम बोलते हैं प्रकल्पना। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकल्पना बोलते हैं। ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एक सिंपल शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं कि परिकल्पना कहते किसे हैं। तो किसी समस्या के संभावित समाधान के रूप में। ठीक है। तो जहाँ पर आप दो या दो से अधिक वेरिएबल्स मिल रहे हैं तो उसके संबंधों को बता रहा है। तो ऐसे में जो शोधकर्ता यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है उसे हम बोल देते हैं कि भाई ये परिकल्पना है। या तो आप एक लाइन में बोल दीजिए कि किसी समस्या का संभावित समाधान ही प्रकल्पना कहलाती है। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इस परिभाषा से ही प्रश्न पूछ लेता है और ऑप्शन में आपको सीधा सीधा लिखा रहेगा संभावित। बस संभावित ध्यान रखें, वो आपको ईजिली कर लेंगे आप वहाँ से, है ना। अब यहाँ पर देखिए और भी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है परिकल्पना के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली जो बहुत सी घटनाएं हैं वो आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव होता है, तो उसे हम बोलते हैं परिकल्पना। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी घटना की व्याख्या कर रहे हैं आप या सुझाव दे रहे हैं आप। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे घटनाओं या सुझाव जब करते हैं आप, तो वहाँ पे जो संबंध बताते हैं वेरिएबल्स के चर के, तो वो कहलाता है आपका परिकल्पना, है ना। तो कई टाइप से लिखा हुआ है ना, परिकल्पना के बारे में। ठीक है। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि एक तरफ परि हो जाएगा, दूसरी तरफ कल्पना हो जाएगा। और जो परि का अर्थ बनता है वो चारों ओर से बनता है, और जो कल्पना का अर्थ बनता है वो बनता है एक सामान्य अनुमान से, है ना। तो ये बहुत ही सरल है, आप इसको कर भी लेंगे आसानी से, है ना। शायद कोई ज्वाइन कर रहा है, एक बार मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ संजय जी को। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक तरफ चारों ओर की बात कर रहा है, एक तरफ सामान्य अनुमान की बात कर रहा है ना। तो कोई विशेष अनुमान की बात नहीं हो रही कि स्पेसिफिक कोई एक अनुमान लगाया जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर विचार किया जा रहा है किसी एक समस्या के बारे में, है ना। ऐसा कुछ नहीं, एक सामान्य अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। कल्पना का मतलब ये रहा। और परिकल्पना अगर हम बोले तो यहाँ पर बनता है कि किसी भी अध्ययन का प्रारंभ करने से पहले बनाई गई योजना भी हम बोल सकते हैं। तो जैसे अगर ऑप्शन में मिल जाए कि भाई आपको संभावित समस्या का समाधान तो मिल ही रहा है ऑप्शन में एक, तो दूसरे ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको कि प्रारंभ में की गई योजना क्या आपका परिकल्पना कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। आपसे परिकल्पना का अर्थ अगर पूछ रहा है तो बिल्कुल कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, नियोजन बहुत बच्चे सोच लेते हैं, और जब नियोजन सोच लेते हैं तो वहाँ पर ये प्रश्न कर देते हैं गलती, तो 2 नंबर उनके हो जाते हैं कम। ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परिकल्पना के द्वारा किसी भी विषय या समस्या के बारे में पूर्वानुमान लगा लेना, कोई आइडिया लगा लेना। ठीक है। पहले से कोई विचार लगा लेना, इस तरीके कोई योजनाबद्ध क्रिया करते हैं आप, तो वो भी एक प्रकार का परिकल्पना हो जाता है। तो जब कभी आपको समस्या के बारे में पूर्वानुमान की बात कर रहा है ऑप्शन में, तो ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये शब्द देखने को मिलते हैं ऑप्शन में, तो ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक शोध में जो परिकल्पना विशेष महत्व है। ठीक है। अभी मैं आपसे कह रहा था कि सामान्य अनुमान लगाने की बात। ठीक है। अब विशेष महत्व का मतलब ये हुआ कि इम्पोर्टेंस है इसका, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है परिकल्पना का, है ना। हाइपोथेसिस का, उपकल्पना जिसको आप बोलते हो।
ठीक है। तो उपकल्पना के कई बेनिफिट्स भी होते हैं, कई लाभ होते हैं, है ना। जैसे कार्य कुशल को बनाता है, ये जानकारी के स्रोत के बारे में बताता है, जो भी डेटा मिलता है उसको एकत्रित करने में इसको अहम भूमिका निभाता है। ये गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, परिकल्पना आपको, जैसे अगर किसी व्यक्ति की व्यवहार के बारे में देखेंगे, उसके व्यवहार से संबंधित कोई डेटा ले रहे हैं, तो ऐसा तो है कि नहीं संख्या में हो सकता है शब्दों में हो, तो वो भी आपका हो जाएगा। प्लस अगर अंकों में होगा तो अंकों का भी परिकल्पना में रखा जाता है। तो दोनों होता है, ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। परिकल्पना में अगर हम बात करें परिभाषा के बारे में, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है, थोड़ा सा इसको समझते चलिए आप लोग अच्छे से। तो प्रोफेसर MP श्रीवास्तव के बारे में जो उपकल्पना बताते हैं, कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सत्य, ये मैं नहीं, मैं सत्य की खोज, मतलब यहाँ पर मैं जो है वो सत्य की खोज के लिए बनाई गई है, ठीक है। काल्पनिक एवं अनुभव की रूपरेखा है जो सत्यता की जांच और खोज करता है। आप भली भांति तरीके से जान गए होंगे। अब ये जब जाहिर सी बात है, जब किसी डेटा को एकत्र करता है, विधि का चयन करता है, शोध का अध्ययन करता है, इसका तो एम ही यही है, और फिर कहता है कि समस्या का संभावित समाधान करने की क्रियाविधि में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अनुभव, ठीक है, उसकी रूपरेखा, उसकी एक दृष्टिकोण बन रहा है, ठीक है, फ्रेमवर्क बना रहे हो आप लोग, ठीक है, कैरिकुलम बना रहे हो आप अनुभव के आधार पे, ठीक है। तो ये क्रियाविधि उपकल्पना में होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट आपको ध्यान नहीं रखना है कि किस विद्वान ने क्या कहा है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जो चीज़ें बताऊँगा ध्यान रखने के लिए, उसे ध्यान रखा करें आप लोग। यहाँ सिर्फ आप समझिए कि किसे कहा जाता है। तो काल्पनिक भी बोला जा सकता है, इसे अनुभव भी बोला जा सकता है, ये समझ लीजिए बस। एग्जैक्ट नाम से नहीं कुछ आने वाला है परिकल्पना में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो एक नाम आता है लुंडबर्ग का। इन्होंने कहा कि जो उपकल्पना है एक सामाजिक और काम चलाऊं सामाजिकरण, ठीक है, सामाजिकरण में आपकी बड़ी की मात्रा होगी, सामाजिकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रारंभिक स्तरों पर उपकल्पना कोई भी अनुमान, विचार, सहज ज्ञान और कुछ और भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब, कुछ और होने का मतलब ये हुआ काल्पनिक या कल्पना या तर्क वितर्क वाद विवाद, ठीक है, इसका मतलब ये था, जो कि अनुसंधान का आधार बन जाता है। तो ये कहने का इनका तात्पर्य था कि भाई काम चलाऊं है एक तो ये सामाजिकरण में, दूसरी बात ये सत्यता की बात करता है। बात तो ठीक है भाई, रिसर्च से ही तो सिद्धांत बनते थे, तो जाहिर सी बात है सार्वभौमिक सत्यता का भी ये चीज़ें बना सकता है, जहाँ पे प्रिंसिपल भी लाया जा सकता है, आलोचना भी कर सकते हो, ठीक। और इन्होंने परिभाषा दिया है, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं आगे बात करूं तो गुड्डे एंड हार्ट का अगर हम बात करें, तो इन्होंने कहा कि उपकल्पना एक बात का वर्णन करती है कि आगे क्या देखना चाहते हैं। कल्पना भविष्य की ओर देखती है और यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी परीक्षा की जा सकती है, ठीक है। यस सही, मतलब यहाँ पे सही भी सीख होती है और गलत भी। कहने का मतलब ये हुआ कि गुड्डे हॉट ये कहते हैं कि इसकी भविष्य में हम योजना बना सकते हैं, जैसे कल्पना के आधार पे हम योजनाएं भी बना सकते हैं। एक तो ये हाइपोथेसिस हो जाएगा। सेकंड थिंग इन्होंने कहा कि भाई, दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि हम इस पे तर्क भी कर सकते हैं, तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने बताया ये कि हम इसको सही तरीके से व्याख्या भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बोला कि गलत भी हो सकता है, नल हाइपोथेसिस भी हो सकती है, मतलब कई बातें गुड्डे हॉट ने बोला था, ठीक है। तो गलत भी हो सकता है, असत्य यानी, और सत्य भी हो सकता है, तो ये भी चीज़ें इनका ही आता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो एक नाम है स्केटस का। तो स्केटस कहते हैं कि उपकल्पना एक आस्था का रूप में सत्यम आना गया कथन है, ठीक है। आना गया कथन मतलब एक प्रकार से आप यहाँ पर लाया गया कथन कर लीजिए, ठीक है। तो उपकल्पना जो होता है एक आस्था के रूप में सत्यम का मतलब सही तरीके के सत्य चीज़ों को लाया गया एक स्टेटमेंट है, जिसके आधार पे स्वयं समय तक नवीन सत्य की खोज करता है, ये बताता है स्केटस, ठीक है। स्केटस का कहना का मतलब था सत्यम की खोज करता है, मतलब सत्य चीज़ों को खोजता है, नई जानकारी देता है, नए तथ्य निकल के आते हैं, ये होता है उपकल्पना में। उपकल्पना में नए नए चीज़ें निकल के आती हैं हमें जानकारी के लिए, है ना, जहाँ पे आप तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। उपकल्पना में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि यह जो है प्रारंभ का एक विचार भी होता है, तो बात ठीक है भाई।
इस पर किसी भी प्रस्ताविक अनुसंधान कार्यक्रम पर आधारित भी होता है, मतलब कोई कार्यक्रम है उस पर आधारित भी होता है। फिर कहता है कि कारण परिणाम। देखिए मैं अगर आपसे बताऊं तो उपकल्पना में कई चीज़ें आती हैं, हाइपोथेसिस में कई चीज़ें आती है निकल के हम लोगों को, है ना। जब आपसे कहे कि कारण संबंधी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कारण का विश्लेषण कर सकता है ये। जैसे कई बार शोधार्थी क्या करता है, शोधार्थी का मतलब आप क्या करेंगे, ज़्यादा कारक या चर जब शोध के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं तो वहाँ पे शोध की प्रक्रिया के लिए आपको जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको गणना करनी पड़ेगी ऐसी चीज़ों पर, ठीक है। तो कारण विश्लेषण में बेसिकली एक अहम भूमिका निभाई जाती है। तो ये आपका सही जवाब रहेगा, कारण विश्लेषण का ही यहाँ पे फैक्टर एनालिसिस करना है ना, ये कथन स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में ये पॉइंट देखने को मिल सकती है। इससे जो होता है किसी प्रकार के तथ्यों की घटना को सिद्ध, ये तो आप जानते हैं, मैंने कितनी बहुत बार मैंने बोल रखा है आप लोगों से कि घटना के सिद्ध करता है ना, तथ्यों को खोजता है ना, तो प्रमाणित भी करता है, सार्वभौमिक सत्य पर आधारित भी है ये चीज़ें, है ना, ये रिसर्च में ही बता रहा था आप लोगों को। फिर उसके बाद कहता है कि अनुभव एवं मान्यताओं पर भी आधारित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। भाई मनुष्य एक स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्राणी है, आप जानते ही हैं। जब हम किसी घटना और तथ्यों का अवलोकन करते हैं तो वहाँ पे मन में ही स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठने लगता है। तो अनुभव और मान्यताओं पर तो जाहिर सी बात है, फिर तो होना ही तय है, इसका कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूँ तो इसका मुख्य रूप से किसी सामाजिक समस्या या सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं किसी घटना या वस्तु का जब आप अवलोकन करते हैं तो उसके बारे में व्याख्या हो, निरूपण हो या स्पष्टीकरण हो या ज्ञात तथ्य हो, उनमें हमें सहायता मिलती है। तो सामाजिक समस्या और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तभी समस्या हमें मिलती, समस्या का समाधान हमें सहायता तभी मिलती है, तो इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ये भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ पर जो मैंने 6 पॉइंट बताया है आप लोगों को समझ में आया है? आप कर लेंगे या कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हाइपोथेसिस की जो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं, क्या ये सही है, समझ में आ गए आप सबके? बता दीजिए एक बार। सर ये अनमान्यताओं के आधार पर ये समझ में नहीं आ रहा सर। देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं कहूँ अनुभव और मान्यता के आधार पर, जैसे जब हम किसी घटना के बारे में या तथ्यों का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो हमारे मन में काफ़ी प्रश्न उठते हैं और उन्हीं प्रश्नों को मान्यता देगा ये हाइपोथेसिस। कारण ये है कि वो कहता है कि विभिन्न प्रकार के जो भी तथ्य उठ रहे हैं, जो भी तथ्य आ रहे हैं, जो भी खोज नए कर रहे हैं आप, नवीन तथ्यों की खोज, वो सभी के सभी हाइपोथेसिस के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं स्वाभाविक, भाई क्यों ऐसा हुआ, क्या रीज़न था, क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इस तरीके के जो प्रश्न बन रहे हैं आपके मन में, वो सभी के सभी चीज़ों पर मान्यता देता है ये, ठीक है, मान्यता पर आधारित है, तो वो वैलिड है वो चीज़ें। और अनुभव का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ को करके करेंगे तो वहाँ से आपके बहुत सारे तथ्य मिलेंगे आप सभी लोगों को। जब आप खुद करेंगे उस काम को तो आपको जानकारी मिलेगी, अगर आपके एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको जानकारी मिलेगी, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पे अनुभव और मान्यताओं पर दोनों पर आधारित होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक पर ही आधारित, मान्यता का मतलब यही था यहाँ पर, है ना। क्लियर हुआ सतेंद्र जी? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए उसकी विशेषताओं के बारे में, उपकल्पना की जो विशेषता है, जो रीजन्स है, वो क्या क्या हो सकते हैं। मतलब विशेषताओं के बारे में तो आपको भली भांति तरीके से पता भी होगा कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे अस्पष्टता की एक विशेषता होती है, स्पष्ट करता है किसी चीज़ को, किसी अवधारणा को, किसी सिद्धांत को, किसी ज्ञान को, किसी भी क्रियाविधि को स्पष्ट कर दे। किसी मान लीजिए एक अच्छी उपकल्पना की अवधारणा के रूप में स्पष्ट होना, तो स्पष्ट होने का मतलब एक प्रकार की किसी विशेषता है, क्लियर कर देता है ये। इस मतलब ये नहीं कि आपको अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में कोई समस्या है या समूह में या कम्युनिटी में, तो आप उसी में पढ़े, तो उपकल्पना जब आप तर्क करेंगे, वाद विवाद करेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे, तो वो स्पष्ट कर देगा कि व्यक्ति की यही समस्या है और इसके लिए भाई यही मैनेजमेंट होना चाहिए इस व्यक्ति के लिए। तो वैज्ञानिक पद्धति का कोई स्तर क्यों ना हो, उससे स्पष्टता होना आवश्यक होता है। तो फिर भी उपकल्पना वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम स्तर है यदि इसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता का अभाव है। तो अस्पष्टता का अगर अभाव होगा तो जाहिर सी बात है वैज्ञानिक पद्धति सही तरीके से काम भी नहीं कर पाएगी। तो अस्पष्टता तो होना जरूरी है, इसलिए इसकी विशेषता बताता है ये, ठीक है। तो ये एक प्रकार की एक अस्पष्टता हो जाएगी।
दूसरी अगर मैं बात करूँ तो विशिष्टता, विशिष्टता का मतलब स्पेसिफिक होता है, आप सभी को पता होगा। और ये विशेषता ऐसी बताता है कि यह सामान्य ना होकर अध्ययन विषय किसी एक पहलू के संबंध में हो। तो जब किसी एक पर्टिकुलर के संबंध में बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है ना। तो मैंने अभी आपसे बता भी रहा था कि भाई सामान्य, अगर आपने क्या किया कि सामान्य अनुमान लगाया, कल्पना का मतलब क्या था भाई, वहीं फिर बता रहा था ना मैं, सामान्य अनुमान लगाया। और जब किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की समस्या के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं या उसके समस्याओं का मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक की बात हो जाती है, विशिष्टता की बात हो जाती है। तो ये विशिष्टता के बारे में चर्चा करता है, तो इसलिए आपका ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा विशिष्टता में वो भी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। आगे अगर हम बात करें प्रयोग सिद्धांत, ये सिद्धांत लिखा हुआ है और आप सबको भलीभांति तरीके से पता भी होगा कि एक अच्छी उपकल्पना की तृतीय उल्लेखनीय विशेषता का प्रयोग सिद्धता, ठीक है, सॉरी सिद्धता, सिद्धांत नहीं है, प्रयोग सिद्धता, ठीक है, सिद्धता है। सिद्धता का मतलब होता है प्रूफ करना। एक प्रकार से आपने मान लीजिए कोई रिसर्च किया और उसको प्रूफ कर दिया, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है काम, ठीक है। और जब प्रूफ कर दोगे तो ये एक प्रकार का, ये प्रूफ करने वाली जो क्रियाविधि होती है ये किसकी होती है, ये प्रूफ करने वाली क्रियाविधि जो होती है हाइपोथेसिस की होती है, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, प्रूफ करना यानी प्रयोग करके उसको सिद्ध कर देना, ठीक है, ये इसकी विशेषता है हाइपोथेसिस की रिसर्च में। अगर हम बात करें उपलब्ध प्रविधियों के संबंध में तो एक श्रेष्ठ तथा उपयोगी उपकल्पना की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसकी सत्यता परीक्षण उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो। और वास्तव में जैसा भी हो, सर्व गुड्डे एंड हार्ट ने लिखा था, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये समझ लिए उपलब्धता प्रविधियों का संबंध में कि जो भी हाइपोथेसिस होगा वो सत्यता का परीक्षण करेगा, और सत्यता का परीक्षण तभी अच्छे से कर पाओगे जब कोई प्रविधि या मेथड्स वगैरह लगाओगे। तो इसलिए उपलब्धि तभी होगी जब कोई काम प्रविधि सिस्टम से करोगे, वैज्ञानिक ढंग से करोगे, अपने कौशल या निपुणता पर आधारित होकर काम करोगे, तभी आप वहाँ पे सही तरीके से काम कर पाओगे। तो ये आपका हो जाएगा सही। फिर गुड्डन हार्ट ने क्या लिखा, कहा कि सिद्धांत एवं पद्धति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो सिद्धांत का या नहीं जानना है कि उपकल्पना की जांच के हित में कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, बल्कि उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफलता को जानना जरूरी है। मतलब रीजन बताता है कि कारण क्या रहा है कि जो सक्सेस नहीं हुआ। तो हो सकता प्रविधि नहीं थी वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे वो बन गया, असफल हो गया। तो इसलिए प्रविधियों का होना जरूरी है। तो अचीवमेंट जो भी मेथड्स होते हैं उसके संबंध में एक प्रकार की विशेषता के बारे में चर्चा करता है उपकल्पना। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। सिद्धांत समूह संबंधित है। देखिए अब ये सिद्धांत है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक अच्छी और उपयोगी उपकल्पना का अंतिम उल्लेख विशेषता यह है कि इसे सिद्धांत समूह के संबंधित होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, रिसर्च बेसिकली हमने पहले भी बता रखा था 3-4 शब्दों के बारे में कि भाई एक तो आप याद रखना है कि उसमें सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, नवीन तथ्यों की खोज होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब मैं रिसर्च पढ़ा रहा था तो वहाँ जब मैं बताया था तो वह चीज़ें निकल के आती थी सिद्धांतों से भी, तो सिद्धांत भी निकल के आता है इससे, ठीक है, जब आप उपकल्पना करते हैं। तो उपकल्पना में अगर हम बात करें सिद्धांत समूह के बारे में तो कहता है कि उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो संबंध क्षेत्र में किसी पूर्व स्थापित सिद्धांत के क्रम में हो, क्योंकि आज संबंध उपकल्पनाओं के परीक्षा विस्तृत सिद्धांतों पर, मतलब व्यापक सिद्धांतों के संदर्भ में ना की जा सकती हो। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर जो भी व्यक्ति, अगर आपने रिसर्च किया और रिसर्च कर लिया और रिसर्च करके फिर आपने वहाँ से चला, अब कोई थर्ड पर्सन आया, वहाँ से आपने उस रिसर्च को बंद कर दिया आपने, अब थर्ड कोई पर्सन आया उस रिसर्च पे दोबारा उसने करना, जहाँ से आपने किया था उसके आगे उसने किया। ऐसी प्रक्रिया में वो सिद्धांत से संबंधित होगा क्योंकि पूर्व स्थापित सिद्धांत के क्रम में है। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने उस वहाँ पर रिसर्च किया है तो फिर वो शुरुआत से करेगा, आपने जहाँ से छोड़ा होगा वहीं से उससे आगे बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे सिद्धांत समूह से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उसको क्या करता है, ये खोज करता है, ठीक है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है सिद्धांत समूह, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें उपकल्पना के प्रकार के बारे में,
परिकल्पना के प्रकार के बारे में। हालांकि परिकल्पना के कई प्रकार होते हैं, वर्णनात्मक उपकल्पना भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, और एक संबंध परक उपकल्पना भी होती है, एक व्याख्यात्मक उपकल्पना भी होती है ना, तो कई टाइप की भी होती है। तो आपको मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ वर्णनात्मक वगैरह के बारे में। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है वो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो, वर्णनात्मक का मतलब नाम से ही पता है, डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये जो टाइप है बेसिकली ये बताता है, विशेषताओं का वर्णन करता है। किसकी वर्णन करेगा? विशेषताओं का वर्णन करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये विशेषताओं के बारे में बताता है। ठीक है, मान लीजिए भारत में अगर शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो वर्तमान में स्तर है, वो बेरोजगारी का मान लीजिए 60% है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी विशेषताओं का वर्णन कर दिया मैंने। शहर में भाई बेरोजगारी फैली हुई है, 60% है, तो ये मैंने बताया, ये वर्णनात्मक हो गया। दूसरा अगर मैं बताऊं तो संबंध परक होता है। अगर एग्जाम में संबंध परक अगर आ जाए या आपसे पूछ ले सापेक्ष के लेकर, तो ऐसी कंडीशन पर आप ये समझा कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध को दर्शाया जाए, दो वेरिएबल्स हैं बालक बालिका और उनके संबंधों को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक पति पत्नी का ही ले लीजिए कि मान लीजिए कोई शहर के क्षेत्र में है, तो इसमें माता पिता और अपने बच्चे की शिक्षा का अत्यधिक धन खर्च करने, अब देखो रिलेशन की बात कर रहा मैंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन मैंने थर्ड एक वेरिएबल्स जोड़ दिया, तो दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? बच्चों की शिक्षा। तो ये आपका आ जाता है संबंध परक या सापेक्ष भी बोल सकते हो। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। थोड़ा सा आप लिखते भी रहिएगा अपने कॉपी वगैरह पे, ताकि आप समझ सकें। एग्जाम में ये सारे के सारे पूछे जाएं तो आप बता देना, हालांकि पूछा नहीं जाता ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ व्याख्यात्मक के बारे में, तो एक व्याख्यात्मक होता है जहाँ पर आप एक्सप्लेनेटरी आप बोलते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मैं कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या करूँ तो वो कहलाता है आपका व्याख्यात्मक उपकल्पना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई वेतन में वृद्धि होती है तो खाद्य वस्तुओं का व्यय भी वृद्धि कर जाती है। कोई वेतन अगर सैलरी वगैरह में वृद्धि होती है तो उसमें खर्च भी बढ़ने लगते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, अगर आपके पास अर्निंग ज़्यादा होगी, पैसे जिसके पास जितने भी पैसे हैं उसी के हिसाब से भी वो खर्च भी करता है ना, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जब वेतन में वृद्धि होगी तो उसके वस्तुओं का व्यय में भी वृद्धि होगी वहाँ पर, है ना। तो ये है एक प्रकार की व्याख्या कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये तीन था बेसिकली। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका, एक वर्किंग प्रकल्पना होती है और एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेट होता है। तीन टाइप के होते हैं, इन तीनों को आपको जानना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, शोध की प्रक्रिया में किसी प्रकार का प्रकल्पना की परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो जब जब रिसर्च की कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, आप प्रकल्पना का परीक्षण करते हैं उस दौरान पे, तो आप ध्यान रखिएगा या तो वर्किंग हाइपोथेसिस होगी या तो नल हाइपोथेसिस होगी। शोध की प्रक्रिया में दो ही प्रकल्पना का तैयार होता है। एक कार्यकारिणी होता है जिसको वर्किंग बोलते हो आप लोग, और एक नल हाइपोथेसिस होता है जिसको आप शून्य प्रकल्पना बोलते हो। तो यही दोनों का प्रयोग मिला, इन्हीं दोनों पर परीक्षण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किन दोनों पर परीक्षण किया जाता है? परीक्षण केवल इन्हीं दोनों पर। और यही परिकल्पना अगर असत्य हो जाए, अगर मान लीजिए ये वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो गई आपकी, तो ऐसी कंडीशन पर तो नेक्स्ट बढ़ जाओगे और आपको मिल जाएगा नल हाइपोथेसिस। तो अगर ये सत्य हो गया तो फिर यहीं पर काम चलना शुरू हो जाएगा। और यदि वर्किंग हाइपोथेसिस सत्य हो गई तो फिर यहीं पर काम होना शुरू हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर मान लीजिए ये असत्य हो गया और ये भी असत्य हो गया, तब आपको लगाना होगा अल्टरनेट, जिसको आप बोलते हो वैकल्पिक प्रकल्पना। और वैकल्पिक प्रकल्पना जो होती है वो, इसका परीक्षण जो है बेसिकली सदैव सत्यता पर होता है। आप इसका ध्यान रखिएगा, ये सदैव सत्य होता है अल्टरनेट। इसमें असत्य सत्य की बात नहीं होती, सत्य असत्य की बात वर्किंग में होगा, केवल शून्य प्रकल्पना होगा। और शोध ही अगर आप करेंगे प्रकल्पना में, परीक्षण भी अगर आप करेंगे, तो एक वर्किंग होगा, एक नल हाइपोथेसिस होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी प्रकल्पना असत्य हो जाती है तो निर्माण हो जाता है शून्य प्रकल्पना का। देखिए मैंने जो मैं बोल रहा हूँ वही शब्द यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएगी, है ना।
तो ये शून्य प्रकल्पना अगर कार्यकारी वर्किंग, कार्यकारी का मतलब होता है वर्किंग हाइपोथेसिस, ठीक है, अगर ये गलत हुई तो वहाँ पर निर्माण हो जाएगा शून्य प्रकल्पना का, है ना। यही चीज़ आपको समझना है बस। और यदि कार्यकारी प्रकल्पना असत्य हो जाती है तब शून्य प्रकल्पना का निर्माण ही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये भी लिखा हुआ है, आप इजीली इसे भी समझ जाते हैं ना। तो उसका निर्माण ही नहीं होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, आप समझ भी सकते हैं, है ना। कार्यकारी प्रकल्पना का मतलब वर्किंग हाइपोथेसिस असत्य हो जाए, अगर मान लीजिए कार्यकारी प्रकल्पना असत्य हो जाती है और शून्य प्रकल्पना भी असत्य हो जाती है, तब निर्माण होता है वैकल्पिक प्रकल्पना का, जिसको आप बोलते हो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक बता दीजिए एक बार, मैंने अभी सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में परिभाषित किया है अभी, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए सर, ये जो अपन परिकल्पना पढ़ रहे हैं, ये अनुसंधान के प्रकार में आता है क्या सर? नहीं, परिकल्पना के प्रकार में आता है, विधियों में आता है, परिकल्पना के प्रकार में आता है। ये अनुसंधान का टाइप है, एक अनुसंधान का टाइप ना कहकर इसे स्टेप बोले तो सबसे बेटर होगा, चरण, शोध का चरण बोले तो समाज कार्य के जो शोध के चरण है तो वो एक उपकल्पना है। हाँ। उपकल्पना का ही एक टाइप है और यहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं, यहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं उपकल्पना से, ठीक है। मतलब सर ये पूरा जो परिकल्पना है वो अनुसंधान के अंतर्गत ही आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक से हट के नहीं है, समाजकारी शोध के ही अंतर्गत है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्किंग हाइपोथेसिस, अनुसंधान के प्रकार अपने वो हो जाते हैं, वर्णनात्मक और अन्वेषणात्मक, ये सब उसके प्रकार हो जाते हैं। हाँ, मात्रात्मक हो जाएगा आपका, वर्णात्मक भी हो जाएगा, परीक्षणात्मक, डिस्क्रिप्टिव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कार्यकारी प्रकल्पना के बारे में, तो अगर ये असत्य है तो अच्छा देखो मैंने बताया ना अभी आप, अगर ये सत्य है तो फिर तो यहीं तक सीमित है, अगर असत्य है तो फिर शून्य पर बढ़ेगा। तो ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे असत्य नहीं लिखना चाहिए था, केवल कार्यकारी प्रकल्पना करके सही और गलत चिन्ह लगा देते तो आप समझ जाते कि एक सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। यही मेरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझाने का। शून्य प्रकल्पना भी सत्य हो सकती है, असत्य हो सकती है, और वैकल्पिक प्रकल्पना जो होती है वो सदैव सत्य रहेगी, गलत होगी ही नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अभी थोड़े से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं आप सबके लिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नल हाइपोथेसिस के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा नल हाइपोथेसिस होता क्या है। नल को रिक्त हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। रिक्त का मतलब होता है भाई जीरो, शून्य कह सकते हैं आप। तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स हों, जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स हो तो उसके मध्य में कोई सार्थक अंतर ना हो तो वो नल हाइपोथेसिस कहलाती है। वही परिकल्पना यहाँ पे लिखी गई है, उसी के बारे में बताया भी गया है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के मध्य में कोई अंतर ही नहीं है, जब कोई अंतर नहीं है तो फिर नल हाइपोथेसिस हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा साधारण सी बात है, आप इसे समझ भी सकते हैं ईजिली, आसानी से। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मान लीजिए बालक बालिकाओं का आपने सार्थकता देखना चाहते हैं, तो बालक की अगर आपने देखा यहाँ पर जनसंख्या तो वो आई 40 और बालिकाओं की भी जनसंख्या आपने देखा 40, और दोनों जब 40-40 हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर आपने कभी कोई अंतर ही नहीं है इसमें। तो जितने बच्चे यहाँ पर जनसंख्या में पॉपुलेशन में थे उतने यहाँ पर भी हैं, तो वह एक प्रकार का आपका जो हो जाता है वो नल हाइपोथेसिस हो जाता है। तो इसमें कोई अंतर है ही भी नहीं, इसमें कोई अंतर है? अब दिख रहा है आपको अंतर कोई? बताइए जरा, आप ही लोग बताइए मुझे जरा, एक बार कंफर्म करिए आप लोग। भाई जनसंख्या के आधार पे मैंने इसका सार्थकता का स्तर को डिवाइड कर रहा हूँ, तो कहाँ से होगा भाई? सर मतलब सर जब यदि 2 चरों के बीच कोई संबंध ना हो तो रिक्त परिकल्पना करना पड़ता है। हाँ, रिक्त परिकल्पना, हाँ, हाइपोथेसिस तभी बनाई जाती है। मैंने बता रहा हूँ आपसे, हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बालक और बालिकाओं की जो भी उपलब्धि है उसमें एक सार्थक अंतर है, ठीक है। और बालिकाओं की उपलब्धि अगर मैं बालिकों की अच्छी है, मान लो मैंने ऐसे बोलता कि बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है, तो आप क्या बोलते? तब फिर कहाँ बराबर हुआ? फिर तो वर्किंग हाइपोथेसिस हो गई है। तो अगर मैं जब कह रहा हूं कि उपलब्धि सार्थक अंतर है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मैं अच्छा दोबारा सुनिए, जब बालक बालिकाओं में उपलब्धि में जब कोई भी एक, ध्यान सुनिए, जब कोई भी सार्थक अंतर की बात हो
और उसमें बताया जाए कि सार्थकता अंतर बिल्कुल जीरो लेवल पर है, बिल्कुल पाई नहीं जाती है, तो ऐसी कंडीशन पे वो नल हाइपोथेसिस ही कहलाता है। जब दो या दो से अधिक चर भी हो, उसमें सार्थकता कुछ भी ना हो, तब बालक और बालिका के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर 40-40 जो मैंने लिखा है, हम डिनोट करते हैं क्यू से, इसको Q2 माइनस Q1 से जीरो करते हैं। अब आप बताइए जरा, 40 में से 40 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा, है ना। तो ये जीरो, ये शून्य की बात बताता है, यहाँ पे कोई अंतर ही नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन पे इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और वैकल्पिक ऐसी कंडीशन पे होता है जो हाइपोथेसिस होता है जहां पर एक को अधिक बताया जाएगा और एक को कम बताया गया है, वो आपका हो जाएगा अल्टरनेट वाले कंडीशन पर। या तो आप ऐसी भी कह दो उसका बराबर ना होना, ठीक है, बराबर ना होना, इक्वल नहीं होंगे तो भी हो जाएंगे। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए कि जहां पे सार्थकता अंतर ना हो वो इक्वल होता है, और ऐसी कंडीशन पर वो शून्य प्रकल्पना हो जाएगा। फिर कोई अंतर ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है शून्य प्रकल्पना है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एक और लाइन में आप समझिए जरा यहाँ पे कि शून्य प्रकल्पना वैकल्पिक प्रकल्पना का प्रतिलोम है, जिससे हम यह कल्पना करते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। देखिए अब तो समझ में आ गया होगा, और इसी को हुई हम शून्य प्रकल्पना कहते हैं। ऐसे हम डिनोट करते हैं H0 से। किससे? H0 से। H0 से इसको डिनोट करते हैं। अल्टरनेट को हम डिनोट करते हैं H1 से, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। प्रदर्शित करते हैं H0 से, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है ना। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी भी शोध के दौरान जब शोध में दो या दो से अधिक चरों से पहले हम यह खोजने की कोशिश करते हैं कि इसका आपस में यदि कोई संबंध है तो वह किस प्रकार का है, अतः हम अपनी खोज के द्वारा उसके परिणाम तक पहुंचते हैं, और साथ ही साथ उस शोध में शामिल कर देते हैं दो या दो से अधिक चरों के बीच में, या हम उस दोनों के बीचों में जो है कल्पना करने लगते हैं, इमेजन करने लगते हैं। और इमेजन करते हैं तो संबंध हमें कुछ नहीं मिलता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो वो शून्य प्रकल्पना हो जाती है। बस यही क्रियाविधि यहाँ पर लिखी गई है, आप इजीली समझ गए होंगे, है ना, शून्य प्रकल्पना किसे कहते हैं। बाकी आप अभी और स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ देखिए शून्य प्रकल्पना के बारे में, तो जो शून्य प्रकल्पना है उसमें दो टाइप के एरर्स पाए जाते हैं। एक टाइप 1 एरर्स पाया जाता है, एक टाइप 2 एरर्स पाया जाता है। जब शून्य प्रकल्पना सत्य हो तो उसमें तो उसे हम असत्य स्वीकार कर लेते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल भी है, आप इसे भलीभांति तरीके से समझ भी रहे होंगे कि किसी चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को आपने जो है वो जो था असत्य था, मतलब गलत था, और उसे आपने अच्छा बता दिया, मतलब खराब था, उसको आपने अच्छा बता दिया। तो कहने का मतलब प्रकल्पना वो सत्य हो और आपने क्या कर दिया, उसे असत्य स्वीकार कर लिया, है ना। बियर पीने से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, और आपने कहा नहीं भैया बियर पीने से स्वास्थ्य जो होता है ठीक होता है ना। ऐसी चीज़ों को अगर आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया तो वो एक प्रकार का टाइप 1 एरर्स हो जाता है। तो यह जो है असत्य, परंतु आपने इसको असत्य मान लिया, ये सत्य था परंतु आपने असत्य कर दिया, तो ये जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता। और ऐसी कंडीशन में जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये गलत हो जाता है, टाइप 1 एरर्स, नल हाइपोथेसिस का। फिर टाइप 2 एरर्स आ जाते हैं, और टाइप 2 एरर्स में क्या होता है, किसी खराब प्रोडक्ट के रिसर्च करते हैं और अच्छी क्वालिटी बता देते हैं आप। वही चीज़ है, कोई खराब चीज़ है और उससे आप अच्छी बता दे रहे हैं। बात आप समझ रहे हैं। कोई सत्य है उसे आप असत्य स्वीकार कर रहे हैं, कोई असत्य है तो उसे आप अच्छा बता रहे हैं। तो ये जो आप खराब प्रोडक्ट है और आप उसे अच्छा बता रहे हैं वो टाइप 2 एरर है, टाइप 2 एरर है। ये टाइप 2 एरर जो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो दूध पीने से स्वस्थ बनता है, हेल्थ बनती है, और ये सत्य बात है, और ये सत्य है, उसके बावजूद भी आपने गलत कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया भाई गलत है ये, तो फिर ये टाइप 1 एरर हो गया, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप 2 एरर का कि खराब प्रोडक्ट है, बियर खराब चीज़ है ना, और आपने कह दिया नहीं भैया इससे स्वस्थ बनता है, हेल्थ बनता है, इस तरीके का रिसर्च करोगे तो ये नल हाइपोथेसिस के 2 एरर्स पाए जाते हैं। अब विद्वान लोग आएंगे तो बहुत लोग बोलते भी है कि भाई बियर पीने से हेल्थ जो बंदा हेल्थी रहता है ना। ऐसे भी लोग विद्वान लोग मिलेंगे समाज में, है ना।
और जब नल हाइपोथेसिस असत्य हो जाए तो उसे सत्य स्वीकार कर लेते हैं, वही टाइप 2 एरर्स होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप अरे इजीली सर समझ। ड्रिंक का भी बोलते हैं सर, ड्रिंक थोड़ी पियो ना तो उससे भी बोलते हैं लोग। हाँ सर हाँ ड्रिंक तो हाँ, ड्रिंक होती है सर, नेगेटिव तो नेगेटिव है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप मिलेंगे बहुत सारे लोग ऐसे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक एक करके टाइप 1 एरर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। किसी शोध में जो है शून्य प्रकल्पना सही हो, अब मान लीजिए किसी शोध में, अब वही चीज़ें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हूँ, अर्थात शोध में शामिल दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध नहीं है, किंतु यदि हम किसी कारणवश शून्य प्रकल्पना को रद्द करते हैं, और यह टाइप 1 एरर कर दिया। अब वही बातें हैं भाई, आपने दूध पीने वाली बात थी और आपको वहाँ पे असत्य आपने कह दिया, नहीं भाई गलत चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो कोई भी व्यक्ति कह देगा भाई गलत आपने किया है रिसर्च, आपका रिसर्च गलत है। ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको सेपरेट करवाऊंगा, सारा सेपरेट करवाऊंगा, इससे प्रश्न भी मिलेंगे आपको, सबके प्रश्न है ना। और जितने यूजीसी वाले बच्चे भी होंगे उनको तो पता होगा, वो समझ भी रहे होंगे कि प्रश्न का पैटर्न है ना, प्रश्न टाइप 1 टाइप 2 एरर्स मिला होगा उनको एग्जाम में। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं एक और हम टाइप 2 एरर्स, और ये वही चीज़ें हैं कि जो शून्य प्रकल्पना गलत हो और आपने उस शोध में दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध स्थापित किया, और किंतु इस शोध में नहीं खोजा आपने, और आपने इसको बता दिया कि भैया ये तो सही है, प्रोडक्ट ये तो अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट वो खराब है, लेकिन वो प्रोडक्ट खराब है आपने अच्छा बताया, टाइप 2 एरर हुआ। ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर शून्य नल हाइपोथेसिस का ही एक पार्ट माना जाता है, इसे भी खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी जो कॉन्सेप्ट था, जो उसकी अवधारणा थी, आपने नाम सुनेंगे अभी आप सभी लोग, फीशर महोदय के बारे में टेस्ट पर पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, जेड टेस्ट के बारे में, एनोवा टेस्ट के बारे में, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें ये फीशर का ही देन है इसकी चीज़ों करने के लिए। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नल हाइपोथेसिस में अगर कोई बात हो या अल्टरनेट हाइपोथेसिस की कोई बात हो, तो एक विद्वान थे जांच पड़ताल के बारे में जब हाइपोथेसिस की परीक्षण कर रहे थे तो फिशर ने ही बताया था। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ देख रहे हैं 1800 के दशक में, एक मिनट ऊपर चला गया, फिशर जिन्हें आधुनिक आंकड़ों के पिता कहा जाता है, माना जाता है, सन 1925 में पहली बार विभिन्न प्रकार की स्थितियों में पी वैल्यू की गणना की थी और एक साधन के रूप में लाया था। और पॉपुलेशन, पी वैल्यू, पॉपुलेशन, इन चीज़ों के बारे में जब गणना करने की बात कर रहे थे तो फिशर ने उस समय नल हाइपोथेसिस के बारे में जिक्र किया था, याद रखिएगा। 1800 के दशक में माप त्रुटि के संदर्भ में संभाव्यता सिद्धांत विकसित होना शुरू हो गया, और हालांकि कई ऐसे विद्वान थे, जैसे कार्ल फेडरिक की बात करूं, ठीक है, ये भी एक ऐसे विद्वान थे, ये भी इस पे काम किए हैं नल हाइपोथेसिस पे, लेकिन इनका नाम उतना फेमस नहीं रहा, प्रसिद्ध नहीं रहा, लेकिन जितना फिशर जी का रहा। ठीक है, आर ए फिशर, प्रोफेसर आर ए फिशर का नाम वो फेमस ज़्यादा रहा था। ठीक है, बेल्जियम की अगर हम बात करें, जो है बेंजामिन पियर्स का नाम अगर हम लेते हैं, 1952 में निर्धारित करने के त्रुटि वितरण का उपयोग करते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और कोई विशेष अवलोकन सामान्य माप उतार चढ़ाव की सीमा के बारे से बाहर। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु याद ये भी रखिए कि जो त्रुटि थी, जो एरर्स देख रहे हैं आप लोग, उसके विवरण का जो उपयोग था उसको आगे बढ़ाने की प्रोसीजर में बेंजाइम पियर्स का नाम आता है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न पूछे कि उपयोग आगे कौन लेके गया, इसको आगे बढ़ाया कौन ऑब्जर्वेशन के आधार पे, तो बेंजाइम का नाम आएगा। बेसिकली अगर वैज्ञानिक जांच पड़ताल की बात होती है, परीक्षण किया किसने, तो वो नाम आता है फिशर का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें समझिएगा अच्छे से। आप देखेंगे, हालांकि इनको पता होगा, आप सभी लोग को अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से जानते भी होंगे। कार्ल पियर्सन का नाम, कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वायर, हालांकि जो है CH को यहाँ पे ची कह दिया है, लेकिन ये काई ही है। किसी किसी किताबों में मिलता है ची लिखा हुआ, लेकिन काई स्क्वायर इसको बोला जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट है, प्रकाशित किया जाता है, ये एक लार्ज होता है, ये लार्ज पर मतलब बड़ी से बड़ी जनसंख्या पर होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मैं ये बताऊंगा, आप लोग इसका टेंशन ना लें, कार्ल पियर्सन के साथ संबंध के बारे में भी बात करूंगा और काई स्क्वायर के बारे में। नॉन पैरामेट्रिकल जो है टेस्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पैरामेट्रिकल नहीं है, नॉन पैरामेट्रिकल है। ठीक है, काई स्क्वायर। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या गिनती डेटा उसको सेट के रूप में, एक वितरित करने के रूप में, फिट बैठाने के रूप में ये कार्य किया था कार्ल पियर्सन महोदय ने। ठीक है, तो इसे भी आप थोड़ा सा, इतनी ही चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिए।
आगे अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकल्पना की जांच करने के लिए एक सार्थकता स्तर का होना ज़रूरी है। ये तो आप भली भांति तरीके से जानते होंगे, आपको पता ही है ना। और सार्थकता स्तर को हमेशा विश्वसनीयता होना जरूरी होता है ना। विश्वसनीयता होती है इसमें, है ना, विश्वसनीयता होती है सार्थकता में। और सार्थकता स्तर पर विश्वसनीयता का जो मान होता है, विश्वसनीयता का जो मान होता है, इसी विश्वसनीयता की बात कर रहा हूँ, वो दो टाइप के होते हैं। अभी आप देखेंगे, यह एक प्रश्न है। पहले एक बार मैं प्रश्न को आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहेगा आपसे प्रश्न कि किसी विषय के शोध कार्य करते समय प्रदत्त विश्लेषण के पश्चात, ठीक है, शोधकर्ता एक निष्कर्ष मान किसी 2.01 प्रदर्शित करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। शून्य प्रकल्पना 0.01 स्तर पर अस्वीकृत हो जाएगी। शून्य प्रकल्पना 0.05 स्तर पर अस्वीकृत हो जाएगी। कार्यकारी प्रकल्पना 0.01 स्तर पर अस्वीकृत हो जाएगी। कार्यकारी प्रकल्पना 0.05 स्तर पर अस्वीकृत हो जाएगी। तो ये इस टाइप से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी इसके आधार पर जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, मैंने पहले प्रश्न दिखा दिया है और इसका उत्तर आप लोग बताओगे। अब यहाँ पे समझो, चलो, ठीक है, प्रश्न का जवाब आप ही लोग देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि दो स्तर होता है। एक स्तर होता है आपका 0.01, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि जो लेवल 1 है तो लेवल 1 लेवल 1, लेवल 1 तो लेवल 1, ये ट्रिक है। 5 मत कर देना आप लोग। जो 0.05 है वो सेकंड वाला है, तो लेवल 1 लेवल 1, ये आपको एक ट्रिक है। और जब ट्रिक है तो इस एक को यहाँ पर पहले रख लीजिए और इसके आगे देखिए 2 0 है तो यहाँ पर इसका उल्टा करिए और डबल 0 यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये 100 हो जाएगा। और 100 में से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए अपॉन में फिर आप इसी एक को लिख दीजिए, ठीक है। या तो आप स्तर 1 कर रहे हैं तो स्तर 1 ही लिखिए, ये एक वाला ही लिखिए, यही वाला, ये वाला ठीक रहेगा। तो इसमें आपको एक बात ये साबित होती है कि एक बार क्या हुआ, सत्य हुआ है, और 99 बार ये क्या हो गया, असत्य हो गया है। बात को समझ रहे हैं ना मेरी। जहाँ पे मैंने आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी प्रकल्पना की जांच करने के लिए हमें सार्थकता स्तर रखना जरूरी है। और जब आप सार्थकता स्तर रखेंगे तो वहाँ पे विश्वसनीयता भी होनी जरूरी है। और विश्वास तब होगा, कोई बात अगर कह रहा है आपसे और उसमें से 99 लोग कह रहे हैं कि भाई क्लास जो होनी चाहिए 6 बजे होनी चाहिए मॉर्निंग में, और एक ही व्यक्ति कह रहा है कि क्लास 8 बजे होगी, तो आप बताओ जरा 99 वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे कि एक व्यक्ति को देंगे। आप कहेंगे सर 99 वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए भाई 99 बच्चों को तो हमें निगलेक्ट नहीं करना होगा। तो ऐसी कंडीशन पर जो 99 बार बता रहा है वो असत्य बता रहा है, और ये स्तर जो बता रहा है आपका स्तर नंबर 1 बता रहा है, केवल एक ही बार सत्य हो रहा है। ये विश्वसनीयता का मान है पहला। अभी आप प्रश्न अभी आ जाएगा आपको, अभी बस समझिए, बस केवल यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलिए। स्तर नंबर 2, स्तर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप 0.05 के बारे में, ठीक है, 0.05 के बारे में। ठीक प्रोसीजर वही है, आपको क्या करना है, आपने 100 लिख देना है, और 100 लिखने के बाद आपको जो नीचे दिया था 0.05 उसको बटे में 5 कर लेना। ऊपर आप वही कर रहे थे, 100 लिख दा और 100 करके ऑब्लिक कर दिया था एक बार का, और यहाँ पर आप 100 करके ऑब्लिक करेंगे 5, क्योंकि ये स्तर नंबर 2 का पॉइंट है, स्तर है, ये सार्थकता स्तर है। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर 5 बार असत्य हुआ है, 5 बार सत्य हुआ है और 95 बार आपका असत्य हुआ है, 95 बार असत्य हुआ है। अब ऐसा मत सोचिएगा, यहाँ पर भी तो वही कंडीशन आई है, तब भी आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, 95 वाले को ही देंगे। मैं वही क्लास वाली बात अगर करूं तब भी आप इसी को 95 की तरफ ही जाएंगे, है बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक स्तर की बात की जा रही है, एक सार्थकता विश्वसनीयता की बात की जा रही है, बस ये समझना है आपको। 5 आपका सत्य होगा तो 95 बार आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ वो कंडीशन नहीं है कि दूध पीने से 100 में से 95 लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं स्वास्थ्य खराब होता है, ये बात नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर बात है सार्थकता स्तर को विश्वसनीयता को मानने की, तो ये कंडीशन है, एक ये किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, ये किताबों में लिखा हुआ है। तो 95 बार वो असत्य होगा, ये आपका फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आपसे कह रहा है कि 0.01 विश्वसनीयता। अब आपको याद आ गया होगा पहला स्तर, जिसमें आपको याद आया होगा कि भाई एक बार सत्य था और 99 बार असत्य था, याद आ गया होगा।
तो 0.01 का जो विश्वसनीयता स्तर है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि 99 बार जो 99 बार मैं बात कर रहा हूँ वो असत्य माना गया है। ऐसी कंडीशन पर मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो जेड है, ये बेसिकली जब शोध करते हैं तो कुछ ना कुछ मान निकलता है। जेड का जो मान यहाँ पे मैंने लिखा है, जब आप रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ मान निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसे हम डिनोट करते हैं जेड से। आप इसे जो है मोड वगैरह मत समझिएगा, बस आप ये समझिएगा कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2.58 और 1.96 और 1.96 दो बार आ गया है तो आप इजीली समझ लेना, और 2.58 तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन पे ये जो वैल्यू है ये किताबी वैल्यू है, और ये आपको भी बता देता हूँ ये आपको कहाँ पर मिलेगा, पता है? आप लोग मुझे बता सकते हैं ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये किताबों में मिलेगा ना। ये तो ये वैल्यू मैंने नहीं निकाला है, ये वैल्यू किसी शोध विद्वान ने नहीं निकाला, ये किताबों से बनाया गया है। अच्छा भाई, विद्वान होंगे तो कई अलग अलग विद्वान होंगे, उन्होंने तो बनाया ही होगा, लेकिन ये किताबों में चीज़ें हैं। तो ये हम टैबलेटेड वैल्यू बोलते हैं, इसको टैबलेटेड वैल्यू बोलते हैं, इसको सारणीय बोलते हैं। और यही सारणीयन को लेकर जो एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि डेटा जब आप आकलन कर लोगे, संकलित कर लोगे, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? तो उसके बाद का जो प्रोसीजर, तो पहले निष्कर्ष था, और निष्कर्ष अब यही साथ प्रवीण जी को मैं बता देता हूँ। प्रवीण जी अगर हैं तो वो कह रही थी सर पहले शायद टैबलेटेड वैल्यू आएगा फिर निष्कर्ष आएगा, वहाँ पर ऑप्शन में निष्कर्ष था। तो जो निष्कर्ष था वो देखो पहले यहाँ पर है, क्योंकि आप ये इसको कैलकुलेटेड वैल्यू करेंगे तो पहले कैलकुलेटेड वैल्यू आनी है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ मान निकाल रहे हो, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हो, उसके बाद आपका टैबलेटेड वैल्यू आएगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया डेटा संकलन के लेकर। तो यहाँ पर आपका यही होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो मान है वही है 0.01 वाला जो मैंने अभी आपको स्तर बताया है, और ये वही मान है जो 0.05 का स्तर है। ठीक है, वही मान है। ऐसी कंडीशन पर आपका जो जेड वैल्यू निकल के आई है, पहली बनाई गई है 2.58 का, ये रिजेक्ट हो गई। आर का मतलब रिजेक्ट है, यहाँ पर आर का मतलब ये रिजेक्ट हो गई है। और जो 1.96 से लेकर 0.05 तक है ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। अभी कैसे रिजेक्ट होगी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों से, क्योंकि ऑप्शन में अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया अस्वीकृति लिखा हुआ था, आप लोगों ने देखा भी है प्रश्न को। ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, 0.96 से लेकर यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो लिखा, जो एक साइन बनाया गया है, इस साइन का भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, इस साइन से ही पता चलेगा, वरना इसमें कहाँ डिफरेंट आप निकाल पाएंगे। ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, और ये लेस देन है, ये लेस देन है। तो जब ये लेस देन है तो जाहिर सी बात है स्वीकार हो जाएगा, ये 0.96 से नीचे होना चाहिए। अगर जरा सा भी 1.96 से अगर ऊपर बढ़ा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तुरंत पहुंच जाएगा इसमें पहुंच जाएगा, इनके बीच में पहुंच जाएगा ये तुरंत। अगर हम बात कर रहे हैं आप लोग, अगर इससे नीचे आ रहा है 1.95 आ गया तो ये इसके नीचे एक्सेप्ट हो जाएगा वो। और अगर आपको यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ 2.00 कर दिया तो ये इसमें नहीं आएगा। ये देखो 2.08 2.58 और 1.96 के बीच में आएगा। ठीक है, इसी में आएगा ना, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो ये जो प्रक्रिया होगी इनके और इनके बीच में, तो यहाँ पर आएगा। तो ये जो होगा ये स्तर 0.05 का रिजेक्ट हो जाएगा। यह रिसर्च था। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैं और समझाता हूँ, रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर ये जो जेड आपको मैं बता रहा था अभी, वही है कि आप शोध करके कुछ ना कुछ मान निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये ग्रेटर देन है, और ये अगर मैं बात करूँ तो ये टैबुलेशन, एक जिसको हम टैबलेटेड वैल्यू बोलते हैं, ये टैबलेटेड वैल्यू ये किताबों में मिलेगा, ये स्तर भी है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये मैंने समझाया है मान जी। ठीक है, इसका जो मान था। आगे देखते हैं, एक और लेते हैं स्लाइड। अभी रुक जाइए, दूसरी स्लाइड के बारे में देखिए, समझिएगा अच्छे से आप सभी लोग, है ना। थोड़ा सा समय लग रहा होगा, चलेगा, लेकिन समझ लीजिए। शोध के समय में दो प्रकार के मान होंगे, एक टैबुलेटेड वैल्यू होगा, एक ऐसा मान जो किताबों में अस्थाई होता है। जो किताबों में अस्थाई होता है, अभी तो मैंने बताया भी है भाई कि टैबलेटेड वैल्यू होता है, वो आपको पता हो गया होगा कि भाई 2.58 1.96 1.96 लेस देन।
तो वो टैबलेटेड वैल्यू होता है ना। ये बात तो करेक्ट है, ये सही है। आगे अगर हम बात करें कैलकुलेटेड वैल्यू का, तो जब आप स्वयं शोध करेंगे और उसमें जोड़ घटाव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो भाई कैलकुलेटेड कैसे होता है, किसी चीज़ को जोड़ दिया, किसी चीज़ को घटा दिया, ऐसी प्रतिक्रिया जो हो रही है वो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। मतलब आपने क्या किया, कैलकुलेटेड किया, तो ये अस्थाई होता है भाई। अस्थाई का मतलब क्या होता है, फेरबदल हो सकता है। अस्थाई का मतलब थोड़ी ना बदला जाएगा, जो किताबों में लिखा हुआ वो इसी पे करना है। जैसे अब 90 से लेकर 110 क्या IQ है, अब आप क्या कहोगे भैया अगर 89 है तो ये नॉर्मल होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर ये बॉर्डर लाइन का हो जाएगा। ये गलत है, ये किताबों की चीज़ है, ये टर्मन के द्वारा जो दी गई है बुद्धि का वर्गीकरण, वो आपका करेक्ट जवाब होगा वहाँ पे। वही चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि जो आप घटा बढ़ा सकते हैं वो यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ वो चीज़ें जो घटा बढ़ा नहीं सकते हैं वो अस्थाई होगा, वो किताबों में मिलता है, वो टैबलेटेड वैल्यू होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। और जो टैबलेटेड अगर वैल्यू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे, तो जो टैबलेटेड वैल्यू है ये आपको यहाँ पर बता दिया, ये बुक में होती है। सार्थकता स्तर ये है, ठीक है, ये सार्थकता स्तर है, रिजेक्ट है, ये आपको मैं बता चुका हूँ अच्छे तरीके से। क्लास समाप्त होने के बाद ज़रूर आप लोग इसको एक बार जो PDF है ज़रूर इसको सीन करिएगा अच्छे से, है ना। आगे एक बात कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रश्न है सर ये इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा, यदि जो क्वेश्चन है उसका आंसर अब हम बता रहे हैं। चलो अच्छा ठीक है, अब बता दें। प्रश्न का आंसर ही बता देते हैं। चलो आ जाओ, अब प्रश्न ही कर लेते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि सर वो सीधे क्लिक करेगा, ये सब चीजें थोड़ी सी टिपिकल लग रही। अब देखो, अब मैंने आपसे बताया ना यहाँ पर कि कहा, मैंने बोला कि निष्कर्ष मान मतलब जेड, निष्कर्ष मान याद हुआ, जेड याद आया कि नहीं दिमाग में, जेड। अब कहा है कि 2.01 क्या हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2.01 जो है यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखेगा 2.58 याद आ रहा होगा, यहाँ से लेकर 0.01 था, और ये क्या था, रिजेक्ट था। दूसरा मैंने लिखा था 1.96 को लेकर और 0.05 लिखा था, और ये भी क्या था, रिजेक्ट लिखा था। समझिएगा थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर, थोड़ा सा बारीकी से, है ना। और जो तीसरा मैंने लिखा था 1.96 था, लेस देन करके था, और ये था आपका 0.05 से लेकर आपका एक्सेप्ट था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 2.01 जो है प्रदर्शित होता है, तो इसका मान क्या होगा। शून्य प्रकल्पना 0.0 स्तर पर अस्वीकृत हो जाएगा क्या, शून्य प्रकल्पना जो है वो आपका जो नल हाइपोथेसिस है उस पे आधारित वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। फिर कह रहा है कि नहीं क्या भाई 0.05 पे रिजेक्ट हो जाएगा। भाई आप बताइए, सेकंड स्तर याद आया, जहां पर लिखा था 95 बार असत्य था, 5 बार सत्य था, याद आया, कुछ चीजें याद आ रही हैं आप लोगों को? जी सर। जब वो, हाँ सर आ रही है। हाँ, जब वो 100/5 था। हाँ 100/5 मैंने किया था, उसमें 95.9 जो है असत्य बता रहा था, और आपको 5 बार आपको सत्य बता रहा था। ऐसी कंडीशन पर जब हमने विश्वसनीयता के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हमें ये चीज़ें निकल के आ रही है, तो ऐसी कंडीशन पर आप शून्य प्रकल्पना 0.05 स्तर पर ये अस्वीकृत हो गई है। कारण बताऊं क्या है, कारण कैसे? ऐसे में तो आप ये सोच रहे होंगे सर 0.01 भी तो होना चाहिए था, आप ऐसे भी सोच रहे होंगे, लेकिन भाई आप प्रश्न में देखिए 0.21 है, और 0.21 इसके बीच में आएगा, तो यानी ये वाला है, ये वाला 0.5 वाला है, ये वाला स्तर है 1.95। अगर मैं आपसे कहता कि 2.59 के बारे में, तो ये रिजेक्ट होता 0.01 वाला, ये वाला फिर होता, फिर ये वाला ऑप्शन ये वाला होता। लेकिन मैंने कहा है कि 0.21, तो 0.21 इन दोनों के बीच में आता है, तो यही आपका हो जाएगा। बताइए जरा, अब समझ में आया? बाकी कार्यकारी तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस पे बनते ही नहीं, है ना। 2 पॉइंट तो आपको गलत दे रखा। बताओ, समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा, पूछ लो भाई, बता दे रहा हूं मैं। समझ में आया सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, प्लीज सर, जो आपने एक 3 मेरा सुनो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, शून्य प्रकल्पना
0.01 स्तर पर अस्वीकृत होगी। तो इसमें सर जो 99 है वो सत्य होगा, एक पर एक है वो असत्य हो गया। 99 असत्य होगा, एक वो सत्य होगा सर। तो ये भी हो सकता था, आप ये भी सही सोच रहे हैं, चलो ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा मैंने इसे क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रश्न दे रहा है निष्कर्ष मान कितना आया है 2.01, और ये जो आप कह रहे हैं ये वाला पॉइंट है, ये देखो यहाँ पर देखो 0.01 लिखा है ना मैं पहले पे, ये वाला मान है, और यहाँ पर 2.01 नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2.0 नहीं आएगा, 2.01 इसमें आएगा, सेकंड वाले में आएगा, इसमें आएगा, इसलिए ये वाला होगा। 2.59 होता तो वहां पे आता, उसके ऊपर की बात होगी भाई, ग्रेटर देन नहीं समझ रहे हैं आप? ग्रेटर 2 पॉइंट ग्रेटर देन, समझ रहे हैं बताइए सर, मैं समझ गया हूँ जी। सर जो आपने 3 फॉर्मूले लगाए थे जेड वाले, जी दिखा दूं? बस उसमें सर जेड की वैल्यू रख देना है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, गुड, वेरी गुड, शाबाश। जेड की वैल्यू रखो, आपका आंसर जेड की वैल्यू इसने दे रखी है 2.01। हाँ, अब जेड की वैल्यू पूरा क्लियर हो रहा है सर। हाँ, उसमें मैंने रख के देख लिया अभी। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन है? की वैल्यू रखते से पूरी चीज क्लियर हो गई। हाँ, ऑप्शन कौन सा हुआ, ए या बी? सर ये दूसरा 0.05। जी वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको ए है वो, ए तो सर क्या 2.58 से बेसिक वो कम ज्यादा है, तो वो तो ए तो गलत ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। और भी किसी व्यक्ति को अगर जिसको समझ नहीं आया बोल सकता है भाई, बोल सकता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, मैंने अपने मन से बनाया नहीं प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। जेड का मान कहाँ पे है सर? आप जेड का मान दिखाओ ना मेरे को एक बार। अरे मेरे भाई, जेड का मान तो निष्कर्ष का मान ही होता है, यही तो है 2.01, ये निकला है 2.01, यही जेड का मान है। 2. सतेंद्र सर, ये 2.01 जो है ना, ये जेड का मान है। मैंने बोला अभी आपको एक ही बात बोला है, जेड के मान को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं कि शोध करके कुछ ना कुछ मान निकालते हैं, उसको हम निष्कर्ष बोलते हैं, वही उसी को हम बोलते हैं निष्कर्ष मान। तो वो जेड को हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एम, अगर हम एम की बात करते हैं हम समझ जाते हैं कि भाई ये मीन है, सॉरी ये मीडियन है। अगर हम एक्स बार पर लगा देते हैं, एक्स लग के बार लिख देते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये तो मीन हो गया, समझ लेते। अगर हमने ऐसे बना दिया तो हमने बोलते भाई ये स्टैंडर्ड डिवीज़न हो गया। अगर हमने इस तरीके से हमने कहा सिग्मा हो गया। उसी तरीके से जेड का मान होता है निष्कर्ष, जहाँ जेड लिखा होता है उसका मान होता है निष्कर्ष, ठीक है? ये मान है। सतेंद्र जी अब बताओ। ठीक है जी, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी अभी पूछना पूछ लो, मैं बताता हूँ आपको। बताइए आगे बढ़े फिर। अब आप लोग करोगे, मैं सवाल दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप लोग करोगे नेक्स्ट, ठीक है? मैं सवाल दूंगा, आप लोग फटाफट करेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है कि 2.67 आया है, नल हाइपोथेसिस। अरे यार, अच्छा चलो, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, बताओ कौन से स्तर का है? ठीक है रिजेक्ट है, तो बताओ कौन से स्तर का है ये? 2.67 है, बताइए। चंद्र क्या नाम है, सतेंद्र सर बोलो। सर 1 मिनट का टाइम दीजिए। अरे सर पहला वाला होगा सर। अच्छा, एक व्यक्ति का आ गया जवाब, फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला आ गया, वेरी गुड। फर्स्ट वाला सर रिजेक्ट हो गया, वेरी गुड, शाबाश। ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा क्योंकि ये 2.58 से ज़्यादा है ये नंबर, इसलिए 0.01 पर ये शून्य परिकल्पना क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी, शाबाश। अब बताओ मुझे ये कि 1.95 आया है और नल हाइपोथेसिस ये कौन सा होगा? मैं एक्चुअली मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, आप लोग शायद ये समझ रहे हैं, मैंने गलती कर दिया है। ये थर्ड वन होगा ये सर लास्ट वाला एक्सेप्ट होगा। हाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाला होगा लास्ट वाला। हाँ क्योंकि 9.5 से नीचे आया है, यहाँ से इससे नीचे आया है, इसलिए ये सर वाला। ये फॉर्मूला आपने लिख दिया है तो क्लियर हो रहा है जल्दी से। हाँ रुको सर, रुको, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अब समझ में आया सर। PDF आपको दे रहा हूँ, हाँ ले लीजिए। जी जी, सब सर समझ आ एग्जाम गया। में आर और ए का सिंबल रहेगा क्या? नहीं, R और A का सिंबल नहीं, वहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे मेरे पास समय वो नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिल रही थी, वहाँ पे लिखा रहेगा अस्वीकृति, इसकी जगह लिखा रहेगा रिजेक्ट में सर मेरे एक समझ में, रिजेक्ट में जो कम वाला रहेगा और एक्सेप्ट में ज्यादा वाला रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है ना, ज़्यादा कम वाला कि नहीं। यहाँ पर देखिए, ये ध्यान रखिए, नंबर, ये नंबर ध्यान रखना है, ये नंबर। नंबर ही तो सर, नंबर ही तो, वो हम अपने हिसाब से ध्यान रखेंगे सर। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। ये प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। ले लिया, आगे चलें, आप बढ़े।
जी सर जी। चलो बहुत बढ़िया भाई, समझ जी गए। सर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, एक और प्रश्न आप लोग जरा मुझे करके दिखाइए, आप सभी लोग। एक क्वेश्चन है कि किताब का जो मान को क्या यही है सर कहेंगे? इसका। को टैबुलेटेड, कैलकुलेटेड, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। यहाँ पर आपने कहा कि किताबों के मान को हम लोग टैबुलेटेड वैल्यू करेंगे। वेरी गुड, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। जेड का मान क्या होगा? टैबुलेटेड होगा, कैलकुलेटेड होगा, कि ए बी होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड, क्योंकि कैलकुलेटेड होगा। हाँ कैलकुलेटेड हो, क्योंकि वो निष्कर्ष का मान है। हाँ, निष्कर्ष का मान जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है। अब मान लीजिए कैलकुलेटेड ना लिखता है और लिख दे केवल निष्कर्ष, और मुझे ऐसे ही करना चाहिए था, यहाँ पे निष्कर्ष मान करना चाहिए था और ए और बी देना चाहिए था ऑप्शन में, तो आप यहाँ पर जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है आपका। यहाँ पर जो है, यहाँ भी जो जवाब सही हुआ है कैलकुलेटेड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट जवाब है ये। अब ये था, अभी ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आज समाप्त कर दूं इसको, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कर दो समाप्त। इस पीडीएफ को समाप्त कर दो, ज़्यादा नहीं रह गया है ना? चलो, हाँ सर ठीक है। एक देखिए, ये एक सर, आगे कल 8 बजे यहीं से चालू होगा। नहीं, अभी क्लास अब 8 बजे ये रिसर्च का ये हाइपोथेसिस खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल टेस्ट है। कल टेस्ट का मतलब कल वो होगा आपका टेस्ट, जो इनोवा टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर है, ये सारा टेस्ट चलेगा इसके बाद वाला मंडे से। अभी आप इसको देख लीजिए एक बार। सामान्य जो संभाव्यता वक्र होता है, इसका मतलब होता है एनपीसी। एनपीसी का मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं, है ना? तो इसका मतलब होता है कि एक सैद्धांतिक या आदर्श एवं गणितीय वक्र बोलते हैं, इस जिसमें प्राप्तांक माध्यमान दोनों ओर एकदम समान होगा। अभी आप समझिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मेरे से सुन लीजिए, अभी मैं बताता हूँ कैसे समान होगा। फिर जो है सामान्य संभावना वक्र किन्हीं दो कोटियों के बीच का क्षेत्रफल उन कोटियों के सापेक्ष प्राप्तांकों के बीच का अंक पाने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये है एनपीसी। एनपीसी बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे, ये एक राइट और एक लेफ्ट, दो साइड होता है। राइट की तरफ प्लस होगा, लेफ्ट की तरफ माइनस होता है। ठीक है, और जो बीच का होता है, मिडिल में जो सेंटर में होता है, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से मूल, वो बेसिकली मीन मीडियन मोड को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये मैं बताता हूँ सिंपल एग्जांपल के माध्यम से। देखिए, दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको? पीडीएफ दिखाई दे रही है अच्छे से लिखा हुआ? जी। हाँ, देखिए, जो सामान्य संभाव्य वक्र का है विचार सबसे पहले 1923 में फ्रांस के एक विद्वान थे जिनका नाम था डी मोइवर इनका नाम था। इन्होंने इसके बारे में बताया था, एनपीसी के बारे में, और इन्हीं के मस्तिष्क में ये विचार सबसे पहले आया था। यह इन्होंने बताया था कि गणितीय समीकरण को प्रस्तुत करने के लिए, मैथमेटिकल जो समीकरण है उसको प्रस्तुत किया था इन्होंने। तो कुछ विद्वान इस वक्र को उनके नाम के आधार पर मोइवर वक्र भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि एनपीसी का और भी नाम क्या है, तो डी मोइवर वक्र नाम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ विद्वान कहते हैं इनको, निक नेम इनका रख दिया उन्होंने, है ना? तो ये चीज़ अगर आती है तो आप लोग ये किताबों में लिखा हुआ है, ये किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये बेसिकली जो होता है सामान्य संभाव्य वक्र की जो विशेषता होती है, ये अगर मैं बात करूं तो इसके मध्य वाले जो भाग होंगे उसके सीमांतों को सम्मिलित किया जाता है, और उसकी आकृति जो होती है घंटाकार होती है, बेल शेप्ड होता है, इस तरीके का बना होता है। ठीक है, इस तरीके से बना होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं घंटाकार आकार का होता है। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लेता है, घंटाकार होता है एनपीसी ऑप्शन में, तो जब कभी आपको ऐसा लिखा मिले तो उसको आप टिक मार दिया करो, ये सत्य होगा। फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पे जो ये अच्छा, ये वाई होता है, और इस तरीके का ये जो होता है, एक मिनट सॉरी, ये यक्स होगा, ये यक्स होगा और ये वाई होगा, है ना? तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और ऐसे पे जो यक्स अक्ष होता है ना तो स्पर्श करता है और ना ही यक्स अक्ष को वो समांतर है, तो यक्स को नहीं स्पर्श करता। देखो यहाँ पे ये स्पर्श नहीं करता, मैंने बना दिया है ऐसे, लेकिन ये स्पर्श नहीं करता है इस रेखा को। ठीक है, यक्स वाली अक्ष को यह स्पर्श नहीं करता, टच नहीं करता इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो जो एनपीसी होता है उसके मध्य आने वाले जो अधिकतम आवृत्ति होती है, जैसे मध्य में जैसे जैसे दाएं बढ़ेंगे तो इसे बाएं भी बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अगर आपने एक तरफ अगर यहाँ पर डिजिट बढ़ा रहे हैं, इस साइड बढ़ा रहे हैं, तो इधर नहीं। यहाँ तक हालांकि 3 ही लास्ट है, और 3 ही लास्ट है, अभी तक चौथा आया नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, उस पर भी लोग विद्वान लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है।
ठीक है। तो 3 ही होता है। अगर किसी व्यक्ति की अगर आप संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, अगर आपने राइट साइड बढ़ाया है यहाँ पे 50 व्यक्तियों की संख्या, तो 50 व्यक्तियों की संख्या आपको लेफ्ट साइड भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये दोनों साइड में इक्वल इक्वल होगा। अगर 100 व्यक्ति हैं तो 50-50 कर लीजिए, ठीक है। ये करना पड़ेगा आपको, ये एनपीसी कहती है कि दोनों तरफ समांतर होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़िए। अच्छा, वही चीज़ें हैं कि मैंने 3 बताया था जो है स्टैंडर्ड डिवीज़न के बारे में, +1 स्टैंडर्ड, +2 स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है, +3, बस ये 3 ही होते हैं, ठीक है। ये 3 ही होते हैं और -3 इधर भी जाएगा तो 3 ही दूरी होती है बस। और जो मध्यमान में बीच में का होता है वो मध्य होता है और मीन होता है, मोड होता है ना। अभी बताऊँगा वो भी कि मध्य मीन कहाँ पर है। देखो मैंने अभी वही चीज़ें बताया था ना कि जो सामान्य संभाव्यता वक्र होता है उसके मध्य दोनों ओर क्या होते हैं, भागों में 50-50% क्या होता है, समान रूप से वितरित किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से, इसे समझिए अच्छे से। देखिए ये एक प्रकार से मैंने अभी बताया ना, ये कैसे है भाई, घंटा आकार में है ना, घंटाकार आकार में है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। और यहाँ पर फिर जो ये सेंटर का है, मिडिल का, यही है आपका मीन। मैं यही बोल रहा था, यही मीन है, यही मोड है और यही मीडियन है, ये 3 है। आप ये वाला मत सोचिएगा अभी कि कभी कभी ऐसे कंडीशन पर जब बढ़ता है तो यहाँ आपका मीन पहले आएगा, फिर मीडियन आएगा, फिर मोड आता है। और कभी कभी ऐसे भी बढ़ता है, ये कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, जल्द ही। इसको भी जब आप टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन चलती है, तो ये अलग होता है। तो ऐसे में ये एक समान नहीं होगा, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड जो होगा तीनों एक होते हैं। और यहाँ देखिए ये माइनस, इधर आप जब लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो ये माइनस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, -1, -2, -3। और राइट साइड जब बढ़ेंगे तो +1, +2, +3 होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से इन दोनों की बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी होती है, प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए जरा एनपीसी में -1 और मध्य के बीच का मान कितना होता है, कितना % मान है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो -1 से लेकर +1 तक है वो 68.26 है। आधा कर दोगे तो निकल के आ जाएगा -1 का, और निकल के आ जाएगा 0 से लेकर +1 का। हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, निकल के आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 से लेकर और -2 और +2 को लेकर बात की दूरी की बात करूँ बीच की, तो वो होता है 95.44%। अगर आपसे पूछता है कि भाई बताइए जरा 2 को लेकर 0 तक के बीच का मान कितना होता है, तब भी आपको ये याद होना चाहिए कि 95.44 जो है इसका आधा करो, ठीक है। इसका आधा करोगे तो वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सरल है। और केवल अगर पूछ ले -2 और -1 का, तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, तो ऐसे में जब आप आधा करेंगे तो आधा का आधा कर देना, तो उसके बाद आपको निकल के ये आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग, बताइए जरा, बात समझ में आ रही है ना? जी सर। अगर मैं बात करूं आपसे ये लास्ट वाली, तो ये 3 स्टैंडर्ड डिवीज़न है, 3 स्टैंडर्ड डिवीज़न है। इसमें बात करूं तो ये लास्ट का है 99.73 है, ठीक है। बस यही 3 वैल्यू, ये तो आपको ये पढ़ना है, ये भी समझो कि टैबलेटेड वैल्यू ही है, किताबों में लिखा है टैबलेटेड वैल्यू है, तो ये तो आपको पढ़ना है, ये कोई बनाया नहीं गया है, ये किताबों में रखा गया है मान, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा आगे बढ़िए, 1 मिनट, इतनी -2 से -1 वाला एक बार बता दीजिए सर वो। अच्छा देखो, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये है आपके सामने कि मान लीजिए -1 से लेकर 0 तक का एनपीसी में मान कितना है, एनपीसी का मान कितना है। तो आपको तो भाई पता है ये वाला कि -1 से लेकर +1 तक कि 68.26 है, 68.26, ये मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट। और ये पूछा है -1 से लेकर 0 तक, ये 0 है, ये जो मीन है 0 है ये। तो इन दोनों के बीच में बस इसको भाग दे दो, 68.26 से डिवाइड कर दो 2 से, है ना। आपको कट जाएगा, जो 2 3 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपका 2 4 हो जाएगा, और 0.21, 2 1 2 और 2 3 6, तो 34.13 जो होगा ये आपका वैल्यू यहाँ पर निकल के आया, इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, है ना। बस समझ में आ गया। चलो ऐसे आपको करना होता है। अब यहाँ पर आप वही वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो वही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। वही चीज़ें यहाँ पर भी है।
तो बस अगर इसकी मान हो रहा है तो इसमें डिवाइड कर दीजिए। किसी का भी मान आप निकाल लो, किसी का भी मान निकाल सकते हो आप। इसका अगर मान निकालना है तो फिर क्या करना है, इसका मान अगर निकालना है तो पहले तो इसको पता होना चाहिए कि इनके और इनके बीच का दूरी 95 है, इसका आधा करना, और इसका आधा करोगे तो फिर इतनी वैल्यू पता चलेगी हमें, और फिर इसका आधा कर देना तो ये वैल्यू आ गई, लो निकल के। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए 90, ये 3 नंबर जो है आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा, अभी मैंने सॉल्व भी शायद करवा दिया आप लोगों से, आप तो कर भी लोगे कि 0 से लेकर +1 की दूरी कितनी है ना। मैंने बस इतना ही लिखा है, NPC लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों से, है ना, मुझे वो भी डालना चाहिए था। तो मैंने बनाया है प्रश्न, तो आप इजीली कर लेंगे कि यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब, है ना, यही होगा ना भाई। 68 पॉइंट, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। हाँ 68.26 है, तो यही होगा, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर जरा, बेसिकली इसमें भी 3 टाइप के बनाए जाते हैं। इसमें अगर मैं 3 टाइप की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं बनाता हूँ, पहले मैंने बनाया है किस कलर से, ये कलर है आपका ब्लू कलर, मैंने पहले ब्लू कलर को बना दिया, ये ब्लू कलर को बनाया है मैंने, ये NPC एक ब्लू कर्व का है। और यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर ये समझिए सिर्फ कि जो इसकी ऊंचाई या हाइट की मैं बात कर रहा हूँ या जिक्र कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितना है या इसका मान कितना है, तो ये आपका है 0.263 है इसका मान ऊंचाई का। ठीक है, तो ये ऊंचाई का मान है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये ऊंचाई यहाँ पर क्या है, घटी हुई है ना, एक प्रकार से। अब आप धीरे धीरे ऊंचाई को बढ़ाए आप, अब जब आप बढ़ाएंगे तो इसको आप क्या करेंगे, मोड़ेंगे, और मोड़िए इसको। जब आप मोड़ते हैं तो ये यहाँ से बन जाता है, मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पर कर लिया, इसी वाली लाइन को मैं बाद में बात कर रहा हूँ ब्लू वाली का। अब ब्लू वाली लाइन को मैं ग्रीन वाली लाइन में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ, तो मैंने क्या किया, अब इसको यहाँ जो है यहाँ से उठा रहा हूँ। देखिए अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऊपर गया, तो यहाँ जैसे ही ऊपर जाएगा तो आप देख रहे हैं जो ये बेसिकली इसको हम पूंछ बोलते हैं, या आप इसको जो बोला जाता है पूंछ बोला जाता है, ये ट्विल इसको आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको पूंछ, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ जो है अंदर की तरफ आए हैं, ये देख रहे हैं आप अंदर की तरफ गया कि नहीं, ये अंदर की तरफ आया कि नहीं आया। जब ये अंदर की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात ऊंचाई और बढ़ेगी, और जब ये ऊंचाई यहाँ पर बढ़ी है तो ये आप कह सकते हो ये भी कार्टोसिस ही है, ये भी कार्टोसिस है, ये भी कार्टोसिस है। ये जो कार्टोसिस हुआ है आपका, ये बन गया आपका 2.63 0.263 हो जाएगा, 0.263 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इसी लाइन को मैंने अब रेड में कर दिया है, तो जब मैं रेड में कर दूंगा तो यहाँ पर बना रहा हूँ, तो मैंने इसको और अंदर कर लिया। अब जब और अंदर करूँगा यहाँ पे, तो आप देखिए ये ज़्यादा ऊंचाई बढ़ जाएगी, इसकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मैं बेसिकली जनसंख्या वगैरह के बारे में अभी कैसे बताता हूँ, जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसी से बनाया जाता है ये सारी। और इसको हम लोग बोलते हैं, जब ऊंचाई ज़्यादा बढ़ गई है तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला मान घट गया, ये मान घटा कि नहीं घटा है। अगर ये मान घटता है, अगर ये मान घटता है तो आप कहोगे कि 0.263 जो है ऊंचाई क्या हुई, यहाँ पर 12 वाली ये घटी है, ये घटी है, ये घटी। और यहाँ पर देखिए ये बढ़ी है, ये आप क्या कहेंगे, बढ़ी है। और यहाँ पर देखिए ये इक्वल में रखेंगे, इसको इक्वल में रखेंगे, बराबर में। ठीक है, बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना। सर जो इसमें अब आगे हाँ बताइए सर, इसमें प्लेटिकुलटिस जो है उसमें लेस देन 0.263 आएगा ना सर। हाँ, आप इसकी ऊंचाई जो को जब बढ़ रही है तो 0 पॉइंट फिर से बोलिए, 263 से लेस देन कुलटिस आएगा ना सर, लेस हाँ देन हाँ इसमें हाँ ग्रेटर देन लिखा हुआ। हाँ, तो ये आपका 2.63 होगा, यही कह रहे हो ना आप, क्या बोल रहे हो आप सर क्या? जो लेस और प्लेटिकुलटिस ग्रेटर है, देन का है वो सर। राइट बिल्कुल। क्या फिर से ने सुना नहीं। सर जो सर, जो लेस देन, प्लेटिक- सर प्लेटोकर्टिक में ना हाँ। ग्रेटर देन है, तो फिर वो बोल रहे हैं कि जो प्लेटोकर्टिक है जो सबसे नीचे वाला होता है वो लेस देन होगा क्या, केयू से करके, क्योंकि हाँ। लेप्टोकर्टिक में ग्रेटर देन दिया है। हाँ, और हाँ, less प्लेटोकर्टिक than। में भी ग्रेटर देन दिया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं अरे यार वो मिस्टेक, सॉरी मैं समझ गया, यहाँ पर आप बता रहे हैं ये वाला ना, ओके, ये आपका ग्रेटर देन है, ये मैंने गलत साइन कर दिया है ना भाई,
गलत साइन कर दिया है, सॉरी, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही थोड़ा सा आप लोग भी पकड़िए, बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव में होता है तो इसलिए ये आपका ग्रेटर देन होगा और ये आपका लेस देन होगा, है ना, ये आपका लेस देन होगा, ठीक है, शाबाश। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, इसको हिंदी में कुकदा को जो बोला जाता है उसको हिंदी में कुकदी बोला जाता है और उसे कर्टोसिस बोला जाता है, ठीक है। इनके नाम रखे गए हैं। जो रेड वाला है इसका नाम है प्लेटोकर्टिस, ठीक है, इसका नाम है प्लेटोकर्टिस। और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग तुंग कुकदी, हिंदी में भी प्रश्न पूछते रहता है, तुंग कुकदी इसी को बोला जाता है। जो दूसरा है ग्रीन वाला में, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोकर्टी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्य कुकदी, क्या बोलते हैं, मध्य कुकदी। और जो यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, ये आपका है प्लेटोकर्टी, इसको हम बोलते हैं चिपटा कुकदी, क्या बोलते हैं, चिपटा कुकदी। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अच्छा, वही चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि किसी शोध प्रक्रिया में प्रदत्त विश्लेषण के अंतर्गत जब सामान्य संभावना वक्र की ऊंचाई बढ़ जाती है तो ऊंचे शिखर को हम क्या कहेंगे। जब, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे संभावना वक्र की ऊंचाई बढ़ गई है तो उस ऊंचे शिखर को क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है आपका, ये ऑप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही वहाँ पर मीजोकर्टिस भी नहीं लिखा मिलेगा, हाँ, लेकिन मैंने लिख दिया है, हाँ, लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं लिखा मिलेगा। और ऑप्शन बी कहेगा आपसे कि ये वाला होगा, ऑप्शन सी कहेगा ये वाला, और ऑप्शन कहेगा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। बी आंसर सही, बी, वेरी गुड। यहाँ पर हाँ बी है सर, नहीं, डी नहीं होगा भाई, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ, ये लेप्टोकर्टिस होगा। ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे। अगर कहेगा कि ऊंचाई घट गई तो संभावना वक्र में शोध की प्रक्रिया में विश्लेषण के दौरान सर प्लेटोकर्टिक होगा, प्लेटोकर्टिक वाला प्लेटो। और अगर मान लीजिए ऊंचाई अगर मान लीजिए किसी शोध की प्रक्रिया में जब आप किसी डेटा का विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, ऐसे पे एनपीसी जो है समान प्रतिक्रिया जाहिर करता है, तो ऐसे में कौन सा होगा आपका, जहाँ पे समान प्रतिक्रिया जाहिर हो रही है, इक्वलिटी, हाँ, नॉर्मल वाला, वेरी गुड, वेरी गुड, मीजो हो जाएगा, वेरी गुड। ये ऐसे प्रश्न यहाँ से इस टाइप से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका हुआ है ये टॉपिक, आई थिंक समाप्त, हाँ, अब समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये था आपका जो है आज का टॉपिक हाइपोथेसिस पर, और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ये, है ना, सारे के सारे। इसके संबंध में कुछ मैं प्रश्न करवा दूंगा आप लोगों को, वो चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी, है ना, भली भांति तरीके से जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक अभी मैंने आपसे बात कर रहा था इसमें जैसे स्विकनेस के बारे में, है ना, तो वो जैसे विषमता जिसको बोलते हो आप लोग, विषमता, वैषम्य भी बोलते हो आप लोग, वैषम्यता भी बोलते हो, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में अलग से। एक इसमें ऋणात्मक होता है, एक इसमें पॉजिटिव होता है। तो एक अभी समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बना दिया इस तरीके से आप लोगों का, ठीक है, ये बना दिया आपको ऐसे, तो ये बेसिकली निगेटिव होगा। और अगर मैंने इस तरीके से बनाया और ये जो आपका आया है ये हुआ पॉजिटिव। लेकिन एनपीसी में आपने क्या देखा, इधर ये देखो, ये एनपीसी यहाँ पे बना हुआ है, मान लो यहाँ पे बना हुआ है, तो हम इधर राइट साइड में प्लस दिखाते थे और यहाँ हम दिखाते थे माइनस। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ जैसे उल्टा नहीं लग रहा आपको, बस उल्टा याद रख लेना कि एनपीसी अपना इस तरीके से काम करता है, राइट साइड प्लस करता है। यहाँ आप सोच लेना कि जो लेफ्ट साइड है प्लस होगा विषमता में, है ना। तो इसके बारे में अलग से आप लोगों को पीडीएफ मेरे पास इसकी भी बनी पड़ी है, इसका भी आप लोगों को जल्द ही करवा दूंगा इसे भी, ठीक है ना, नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, ये वाली पीडीएफ समाप्त हो गई है। कोई डाउट है